एक होमवर्क मैंने बोला था, CM एंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको होमवर्क दिया था बच्चों, अगर याद आ रहा होगा तो आपको। क्या था बेटा? हाँ, बैलेंस का क्या करना है। किसने किसने ट्राई किया? ट्राई किया, ओके। एक बच्चे ने, और कोई? आपने नहीं किया? किया, क्या हुआ? नहीं समझ में आया, बैलेंस का नहीं समझ में। आपने किया मैडम? किया, आया समझ में? नहीं आया, ओके चलो ठीक है। देखो ध्यान देना सभी ने बोर्ड पे। देख मुन्ना, कल हमने, सब लोग ध्यान देना बेटा, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 45 पार्टनरशिप का जब हमने सॉल्व किया तो उसके अंदर में ये देखो, ये बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का दिख रहा है क्या? कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, ये हमने परचेस कंसिडरेशन दोनों को दे दिया था 655.5 बराबर। और क्वेश्चन में एक चीज बोली थी, दिख रहा है क्या सभी को? ये वाला एडजस्टमेंट देखो, कल हमने सर्कल किया था 3:2 को। अश्मिता एंड कस्तूरी आर टू अक्वायर इंटरेस्ट इन द न्यू कंपनी इन द रेशो 3:2। ठीक है, सो ये दोनों का नए कंपनी में इंटरेस्ट रहेगा 3:2। 10 सेकंड की छोटी चीज है, ध्यान देना, सिर्फ 2 सेकंड, लिखो मत। तो देखो हमने 3:2 में दे भी दिया, ये 3:2 ही तो है, ये 3 और ये 2 बराबर। अब 3:2 में दे दिया, इसके बावजूद भी बैलेंस आ रहा है। सारे अकाउंट्स तो क्लोज हो गए, सारे अकाउंट्स तो क्लोज हो गए, ना कैश बैंक बचा, ना रियलाइजेशन बचा, कुछ भी नहीं बचा। पुराने फॉर्म में कौन बचा है? बस ये 2 लोग, कस्तूरी, और ये भी चला गया ना, इसका भी अकाउंट देखो हमने क्लोज कर दिया। तब जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये दोनों कैपिटल भी क्लोज हो जाएंगे। सर हमें कैसे समझेगा हमारा सही है कि गलत है? क्योंकि वो जो बैलेंस आएगा दोनों का सेम आना चाहिए। सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, कैश बैंक कुछ बचा नहीं। निकालो, कस्तूरी का बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? निकालो तो 3.46437 माइनस 230 माइनस 92 माइनस 126.96 या 11.5 बरोबर है क्या? अब इतना अश्मिता का भी बैलेंस इतना ही आना चाहिए। निकालो, 460 प्लस 253.92 माइनस ये दोनों की टोटल माइनस 46.92 माइनस 655.5 आया क्या? 11.5। ये लिखो 2 कस्तूरी अश्मिता में, और कस्तूरी के क्रेडिट में लिखो बाय अश्मितास कैपिटल। खेल खत्म। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब ये दोनों एक दूसरे को दे देंगे तभी तो इनका 3:2 में होगा, नहीं तो कैसे होगा? हो गया, यही एक 10 सेकंड की चीज कल बाकी रखी थी, क्वेश्चन में दिया था, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या था इसमें? आपने बैलेंस निकाला तब भी आपको समझा नहीं गया दोनों का सेम आ रहा है। कितना आया था? 11,500 बरोबर है। क्लियर? ये था लास्ट लेक्चर का लास्ट छोटू सा पार्ट। मेरे ख्याल से कल 1-2 बच्चों का कल ही आ गया था, है ना? जाते जाते आपने भी हल्की सी स्माइल दे दिया, मैंने स्माइल दे दिया, इशारों इशारों में दोनों ने समझ लिया। बस यही छोटी सी एक पॉइंट बची थी ना। और हमें कैसे समझेगा सही एक गलत है? क्योंकि दोनों का लेन देन सेम आना चाहिए तभी फॉर्म क्लोज होगी। एक को देना आ रहा है, एक को लेना आ रहा है, यस और नो? अश्मिता से लेंगे, कस्तूरी को देंगे, यस और नो? खेल खत्म। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ एलएलपी पे। एलएलपी पता है, सुना है सभी ने एलएलपी? आपने लॉ में पढ़ा है एलएलपी के बारे में? क्या बात है, नहीं पढ़ा है? अभी तक हुआ नहीं? ओके, आएगा। चलो सब लोग ध्यान देना बेटा, अभी अच्छे से आ जाओ। लिख लिया सभी ने? देखो बताओ बेटा, पहले तो एलएलपी के बारे में जो कुछ कहा सुना होगा इधर उधर से, कोई है बच्चा जो मेरी कर पाएगा? एनीबॉडी? एलएलपी
बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने। और बताओ बेटा, बिल्कुल सही है, और ट्राई करो कोई। हाँ, बिल्कुल सही है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिट। और बताओ, और बताओ, सही जा रहे हैं ना? हाँ, ट्राई करो। पार्टनरशिप फर्म के कुछ डिसएडवांटेज थे, कंपनी ये एंटिटी के कुछ एडवांटेज थे। सो पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेज को निकाल के उसकी जगह कंपनी कॉरपोरेट एंटिटी के एडवांटेजेस को जोड़ दिया गया, बराबर है। और एक एंटिटी पैदा हुई साल 2008 में, जब मैं फाइनल का अटेम्प्ट दे रहा था, और हमें ये टेंशन था कि हमारे एग्जाम में एलएलपी एप्लीकेबल है कि नहीं है, बट उस समय हम लोग बच गए, बट सेफर साइड हमने पढ़ाई करके रख लिया था, बराबर है। और पहली एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई अप्रैल 2009 में, भारत में पहली एलएलपी, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बट इसके कुछ फ्लॉज थे उस समय। तो 2009, 10, 11 में अमेंडमेंट्स आते गए, अब तो काफ़ी हद तक अमेंड हो गया है। इसका एक प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा विथ योर परमिशन। कंपनी को जो कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार के काफ़ी सारे कंप्लायंसेस एलएलपी के भी है। सो हमने एलएलपी किस इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट किया था कि भैया पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस खत्म होके उसकी जगह एडवांटेज आ जाएंगे। अब कंपनी के कुछ एडवांटेज तो आ ही आए, साथों साथ कंपनी की कुछ ऑब्लिगेशंस भी आ गई। गेहूं के साथ गिन भी पिसता है, ये सभी ने सुना है। तो कंपनी के एडवांटेज तो मिले, लेकिन साथों साथ कंप्लायंसेस बढ़ गए। जैसे कंपनी में डिन नंबर होता है, सिन नंबर है ना, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे नंबर्स निकालने पड़ते हैं पार्टनर्स को, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स मतलब कौन है? वही कंपनी का मैनेजमेंट है, ये वही एलएलपी का मैनेजमेंट है, और वही एलएलपी के ओनर्स भी है। काफ़ी सारे फीचर्स है। एक सबसे अच्छा फीचर क्या है एलएलपी का? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड कैपिटल। पहले क्या था? पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरी फर्म, इसमें ओनर की लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड। अगर सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाती है, उनकी लायबिलिटीज ज़्यादा और असेट कम हो जाती है, तो पार्टनर्स की चड्डी बनियान तक बिक जाएगी, पर्सनल इस्टेट नीलाम हो जाएगी फर्म की लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। यहाँ पे वैसा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे अगर ये प्रूव हो जाता है कि पार्टनर्स गिल्टी थे, जो भी फ्रॉड हुआ है उस कारण से फर्म बंद हो रही है, तो फिर वहाँ पे पार्टनर्स की हम लोग पर्सनल इस्टेट भी भेज देंगे। लाइक कंपनी में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सॉलमन वर्सेस सॉलमन की केस जो थी, वही तो कई सदियों से चली आ रही है वो केस। यस और नो? सो अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ, एलएलपी के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान दे दो। बेसिकली अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे नाम के आखिरी में, जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा ना, ABN कंपनी पार्टनरशिप फर्म है ना, BCN कंपनी, XYN कंपनी, तो पार्टनरशिप फर्म में बस इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। लेकिन एलएलपी के केस में जो भी फर्म का नाम रहेगा उस नाम के आखिरी में सफिक्स LLP लिखना होगा, बराबर है क्या? LLP लिखना ज़रूरी है, ध्यान दो। Limited liability partnership is a specific form of business organization consisting of partners whose liability is limited to the capital contribution made by them. जितना उनका कैपिटल रहेगा उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं, अनलिमिटेड नहीं रहेगी, इसलिए तो उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ध्यान देना, बिल्कुल सही है आव्या। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो क्या बोला था, बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज हटा दिए, उसकी जगह कंपनी के कुछ एडवांटेज ऐड कर दिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया आपका? LLP, and has a characteristics of both these forms, both partnership and company. Unlike partnership, partners of limited liability, partnership have limited liability similar to that of company. हाँ, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, कंपनी में जैसी लिमिटेड लायबिलिटी वैसे ही पार्टनर्स की यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है।
एक्ट कब आया? 2008 में। अप्लीकेबल कब से हुआ? अप्रैल 2009 से। और अप्रैल फर्स्ट वीक में भारत में पहली एलएलपी फॉर्म हुई थी। नेचर ऑफ एलएलपी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा वही सब नेचर में लिख दिए। बॉडी कॉरपोरेट है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। फीचर्स में जो पॉइंट देखे सेम ऊपर है, फिर भी एक बार पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एलएलपी, नो, आपको इसका आया तो प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। सो फिर भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। कंपनी is formed and incorporated under Companies Act. LLP formed and incorporated under LLP Act. LLP Act 2008, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के भी पहले था, अमेंडमेंट होते गए। कब से था कंपनी एक्ट? 1956। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी। ओहो, क्या बोला है मालूम है? कोई भी नेचुरल पर्सन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, बट एलएलपी में माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। बट नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर कैन बिकम अ पार्टनर। एलएलपी में माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। माइनर 18 साल से कम एज। आ जाओगे। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। हाँ, ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ही फीचर है। मिनिमम कितने चाहिए? 2। नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 200, लेकिन कंपनी एक्ट ने उसकी लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर दी है 50। लेकिन यहाँ मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एवरी एलएलपी हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड जैसे कंपनी के अंदर में डेजिग्नेशंस होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये मैनेजर है, ये क्लर्क है, ये गधा है, यस और नो। तो वैसे यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे। जैसे आप लोग जब सीएमए बन जाओगे तो आपको क्या डेजिग्नेशन मिल जाएगा? सीएमए। कोई इंसान एमबीबीएस कर लेता है तो उसको क्या डेजिग्नेशन मिलता है? डॉक्टर। कोई इंसान सीए कर लेता है तो उसको क्या डेजिग्नेशन मिल जाता है? सीए। तो वैसे एलएलपी के अंदर में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, उनका पद, डेजिग्नेशन उनके नाम के आगे लिखा रहेगा। भैया तू क्या है? तो मैनेजिंग पार्टनर है, सेल्स मैनेजर है, क्या देख रहा है? मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए विथ डेजिग्नेशन एंड विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम के आगे कुछ लगता है तो साथों साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्पाइडरमैन मूवी में मैंने देखा है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, बरोबर है। सो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, वो आर इंडिविजुअल। खेल खत्म। डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉन इंडिविजुअल नहीं हो सकता। जैसे आपने अभी पढ़ा एलएलपी के अंदर में इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। मतलब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक श्याम है, एक राम है, तो ये तीनों मिलकर के एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, राम, श्याम और एक्स लिमिटेड। इसमें 2 नेचुरल पर्सन है और एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो तीनों मिलकर एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस एलएलपी में एक्स लिमिटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती है क्या? नो। क्यों? एक्स तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हाथ पैर, कान, नाक, मुंह, दिमाग कहाँ है। इसीलिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे वो मस्ट कौन होना चाहिए? मस्ट बी एन इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। नहीं तो पता चला दोनों भी डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ इंडिया के हैं। अगर सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फिर क्या हम लोग आउट ऑफ इंडिया थोड़ी ना कम्युनिकेट करेंगे। सो 2 डेजिग्नेटेड नेचुरल पर्सन, उसमें से एक मस्ट बी इन इंडिया। अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के लिए कोई लिमिट नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा, बट 2 जिंदा इंसान चाहिए, उसमें से एक भारत में चाहिए। उसके बाद आगे, एवरी एलएलपी शैल हैव ईदर वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी लास्ट ऑफ इट्स नेम सफिक्स। फर्म के नाम के आखिर में क्या लिखा होना चाहिए? एलएलपी। सो कभी भी कोई आप बोर्ड पढ़ते हो, अगर वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है तो उसके नाम के आखिरी में देख लेना एलएलपी लिखा है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा है तो एलएलपी है, नहीं लिखा है तो एलएलपी नहीं है। एलएलपी है फिर भी नहीं लिखा तो वो तो उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, पेनल्टी लगेगी।
यस और नो, बट डोंट वरी, हमें वो थोड़ी ना पेनल्टी यहाँ देखना कितनी हो, तो आप लॉ में पढ़ोगे। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? यस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं? सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। हाँ, सेक्शन याद नहीं रहा तो भी चलेगा, कहीं पे भी, मतलब मेरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी। बाकी आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको बताएगी उनके सब्जेक्ट में सेक्शन याद रखना है कि नहीं रखना है। सो सेक्शन 34 ऑफ द LLP शल मेंटेन, क्या बोल रहा है? LLP शल कंपलसरी, झक मार के, तेरी इच्छा हो ना हो, जहां पे लॉ में शाल मस्ट ये वर्ड आ गए समझ जाओ, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। सो शाल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रॉपर मतलब क्या होता है बेटा, बताओ मुझे, एनीबॉडी? हाँ, सिस्टमैटिक म्हणजे काय है? प्रॉपर मतलब क्या? बहुत जगह पे आता है, जो क्या बोला है। प्रॉपर मतलब क्या? अच्छे ध्यान देना, बहुत जगह पे आएगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है जैसा होना चाहिए था वैसा। अब आपका सवाल, कैसा होना चाहिए था? जवाब, एज पर अक्रूवल मर्केंटाइल सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, एज पर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर अप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर ये सारी चीजें हैं तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अदरवाइज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। कुछ आई बात समझ में? सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, एज पर अप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, एज पर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन्स कवर किए होने चाहिए, ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना कुछ छूटना चाहिए, नो एक्स्ट्रा नो ओमिशन। और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से उस धंधे की प्रॉपर फिनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन या प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर समझ में आना चाहिए। यस, बरोबर है। हाँ आओ भैया, आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं बेटा। चांसेस कम है लेकिन आए तो आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन राइटिंग में आपका। अच्छे ध्यान, बट वो थ्योरी क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप में, लिखना नहीं पड़ेगा आपको ऐसा जितना, बरोबर है। आ जाओ, अच्छे से ध्यान दे दो। सो ये बात आई समझ में? सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब समझ में आया बेटा? इजी एकदम, आ जाओ। So proper books of accounts as may be prescribed relating to the affairs of the LLP for each year of its existence on cash or accrual basis। अब ये कैश और अक्रूवल दोनों में बोला है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई है। आज की तारीख में हम लोग जनरली अक्रूवल ही फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एंड शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं पे भी नहीं रख सकते। पार्टनर ने अपने गराज में गोडाउन में रख दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चलेगा क्या? नो, कंपलसरी ये सब काम मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या आप इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हो क्या? यस और नो, कॉमन सेंस लगा करके जवाब दो। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। आपको कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज करने के पहले कि नाउ ऑनवर्ड्स हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखेंगे, शिमला में हमारा एक ब्रांच ऑफिस है वहाँ रखेंगे। तो आपको वहाँ का डिटेल एड्रेस, क्यों चेंज कर रहे हैं, कारण क्या है, ये सारी डिटेल कंसर्न अथॉरिटी को देना पड़ेगा। यस और नो। कंपनी के केस में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ होने चाहिए? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। कैसे, क्या कंडीशन है उसके लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्लेस चेंज करने के लिए आपको BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्लेस चेंज करने का रेजोल्यूशन पास किया, वहाँ से 7 डेज में ROC में इन्फॉर्म करना है कि हे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, we're gonna change the place of our books of accounts from this place to this place and this is the reason। मतलब वहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी, यहाँ पे भी कंसर्न अथॉरिटी, तो आपने ऐसे इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म कर दिया तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नो। आगे और बढ़ते थोड़ा सा। एज पर रूल
LLP रूल्स 2009। अब देखो एक्ट तो उनसे पूरा बना नहीं, तो समय समय पे नीचे से रूल्स, नोटिफिकेशन, फर्दर प्रोविजो चिपकाते रहते। तो रूल्स आया, एवरी LLP shall keep books of accounts which are sufficient to show and explain the LLP transactions and are such as to, अब देखो कैसे मेंटेन करना है, ऐसे, so as to disclose the with reasonable accuracy at any time financial position, statement of account and solvency statement prepared by the partners as per this rule. Books of account shall contain particulars of all sums and money received and expended, assets and liabilities, goods purchased, inventories, work in progress, finished goods and COGS, and any other particular which partner may decide. भाई साहब सारी दुनिया कवर कर ली इन्होंने। वापस सुनना जो ब्लू पेन से मार्क किया। इन्होंने क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे, ऐसे होने चाहिए ताकि आप रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ ये बता पाओ कभी भी ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी बिजनेस की औकात क्या है, यानी फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, अमिताभ बच्चन औकात बता रहा था ना। तो आप कभी भी बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन बता सकते हो, कभी भी बिजनेस का रिजल्ट यानी प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो, ऑपरेटिंग रिजल्ट। जब कभी भी आपको पूछा जाए कि आपके बिजनेस के अंदर में कितने का आपने माल खरीदा, कितने का माल बेचा, कितना एक्सपेंड किया, कितना सेल हुआ, ये सारी चीजें आप कभी भी बता पाओगे, जो जितना भी ब्लू कलर के पेन से मैंने हाईलाइट किया। जब कभी बोला जाए कि आपको आपके बिजनेस का सॉल्वेंसी स्टेटमेंट देना है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट क्या होता है, मेरी औकात है, मैं मेरे नियर फ्यूचर की लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकता हूं। इफ दिस इज देन आई एम अ सॉल्वेंट, और अगर ये नहीं है तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, गोइंग टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी, उस रास्ते पे हो, अभी तक इंसॉल्वेंट हुआ नहीं हो, यस और नो। तो इस सारी पोजीशन आपने देनी है, कितना माल खरीदा, कितने का बेचा, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS वो भी बताना पड़ेगा ना। COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट। कैसे निकालते हैं COGS, नलायको कैसे निकालते हैं COGS, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अति उत्तम, ये तो बहुत सिंपल है ना, आपको निकालना पड़ेगा आगे भी। ये देखो, ये ट्रेडिंग, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। ये भैया ने जो बताया वो ये बताया, सेल माइनस GP। मैं एक और तरीके से बता देता हूं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये क्योंकि दोनों टैली रहते ना, तो या तो ये बोलो या तो ये बोलो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये भी तो COGS है। ये दोनों कैंसिल कर दिया तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, देयरफॉर ये माइनस GP इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस, और ये माइनस क्लोजिंग इधर ट्रांसफर कर दिया तो, अच्छा माइनस को करो ही मत ट्रांसफर, करो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस GP इज इक्वल टू सेल। किसी ने पूछा सेल कितना है, ऐसे निकाल देंगे। किसी ने पूछा COGS कितना है, ऐसे निकाल देंगे। बरोबर है। अभी आपको पूछ सकते हैं, आ जाओ, पूछ सकते, बट कहाँ पे, अकाउंट में नहीं। अगर अकाउंट में पूछते तो मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर लेता। ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, ट्रेडिंग से पैदा हुआ, वो फॉर्मेट कहाँ से पैदा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ पूछेंगे, FM में है, कॉस्टिंग में है ना, अकाउंट्स में है नहीं। आ जाओ, उसके बाद और भी कुछ बातें मुन्ना ध्यान देना। सर फिर अकाउंट में नहीं तो यहाँ क्यों बताया, अरे बाबा ये COGS यहाँ पे आया था ना, तो आपको पता होना चाहिए COGS क्या है, तो सिर्फ रट्टा मार के थोड़ी चलेगा। बाकी टर्म्स आपने देखा हुआ है, सेल, इन्वेंट्री, स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स और अनयूज रॉ मटेरियल।
आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, क्या आपको ये भी देना पड़ेगा क्या? यस सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी कैसे देंगे? मुझे साबित करना होगा, बहुत इजी है वो, कुछ नहीं उसमें, कि मेरी एसेट्स मेरी लाइबिलिटी से ज़्यादा है। बैलेंस शीट बना करके भी देना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, सो आ जाओ डायरेक्टली ये फॉर्मेट पे, स्टेटमेंट। आज तक आपने कैसा स्टेटमेंट देखा था? वर्टिकल। इस बार आप फर्स्ट टाइम कैसा देखोगे? आज तक देखा था हॉरिजॉन्टल, नरे लेफ्ट में लाइबिलिटी, राइट में असेट। इस बार फर्स्ट टाइम कैसे देखोगे? वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्मेट है। अब आज के बाद आपको यहां से आगे हर बार कौन सा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है? वर्टिकल। कौन से केस में? एलएलपी के केस में वर्टिकल, कंपनी के केस में वर्टिकल। हाँ, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है हॉरिजॉन्टल, सोल प्रोप्राइटरी है हॉरिजॉन्टल, बट कंपनी या एलएलपी है तो वर्टिकल। एनपीओ में हॉरिजॉन्टल, कंपनी और एलएलपी में वर्टिकल। यस और नो? एनपीओ से याद आया, एनपीओ रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? एनपीओ ब्रह्मांड में सबसे इजी लगता है कि नहीं? अब सब्सक्रिप्शन का नोट टफ लगता है, अभी वर्किंग नोट इजी एकदम। जबरदस्ती डर रहे थे कि सर सब्सक्रिप्शन से डर लगता है, बराबर। चलो आ जाओ, ये और कोई ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों को डर लगता, पुराना जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो आपको ऐसा लगता है कि सर वो वापस लेना है? कोई ऐसा टॉपिक? कौन सा? डिप्रिसिएशन। ओके, सीरियसली डिप्रिसिएशन ले लेंगे। डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड। ओके, और पक्का? ओके, ले लेंगे। मुझे कहीं से इनपुट मिला कंसाइनमेंट वापस लेना है, नहीं ना? कंसाइनमेंट नहीं ना? पक्का ना? कंसाइनमेंट अपना सबसे आसान था। स्टोरी तो लिखी थी आपने। क्या हुआ? बोल क्या हुआ रे बेटा? अरे चलते ना, मैंने लिखा ना, देख तेरे लिए तो लिखा है, डिप्रिसिएशन लूंगा ना वापस। अरे इतना नहीं लोड लेते, अगर तू जीवन में इतना लोड लेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी रे मुन्ना? बता मुझे। इसका मतलब तेरे को क्या कहते हैं उसको, छेड़ना बहुत आसान है। तेरा टॉलरेंस लिमिट बहुत कम है, तुझे उसे बढ़ाना होगा। एक परिवार जब अपन बोलते हैं तो उसमें परिवार में हंसी मजाक चलते रहती है, ऐसा थोड़ी रहता है। अब मुझे बाबा बता, हर छोटी छोटी बात पे तो गुस्सा करेगी, राह चलते फिर तो ऑटो वाले ने भी तेरे तरफ देख के हंस दिया तो तेरा तो पेपर खराब हो जाएगा एग्जाम के पहले तू जाएगी तो। तुझे तेरी टॉलरेंस लिमिट बढ़ानी होगी, ऐसा मत कर। मतलब ये हंसते तो हंसने देना, कोई किसी ने मारा छेड़ा तेरे को तो बात अलग है। सर छेड़ता तो जिंदा नहीं रहता वो तो। हाँ ना, तो मैंने मना किया क्या? अच्छा, पढ़ाने वाले वो है कि मैं हूं? मैंने लिखा ना तेरे बोलते, तो बस ना। फिर बाकी बहुत सारे बच्चे भी एक दूसरे को छेड़ते हैं, तो कोई ऐसे छेड़ता है क्या? बरोबर। ये डिप्रिसिएशन लेने का है। कौन हंसा रे साला? मेरे को आवाज बताओ, नाम बताओ, कौन है? अनीश उधर है ना रे? इधर ये बोल रही पीछे कोई तो हंसा ना। कोई नहीं हंसा रे, ऐसी लगाए। बट अपन लेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है, वापस लेंगे। डिप्रिसिएशन ना मैं नोट करके रख लेता हूं। डन? यस आओ भैया। डन डिप्रिसिएशन। अब जब तक इस पर टिक नहीं लगेगा, ठीक है, हम लोग इसको ऐसी नोट में रहने देंगे। डन, लेता हूं चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन।
और अगर कभी कोई ऐसा कुछ टॉपिक लगा तो मेरे को बोल देना। आ जाओ, अभी अच्छे से ध्यान देना सब लोग। सब ये जो फॉर्मेट है बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान देना। एक बार इसके माइलस्टोन बता दे तो आपको। पहले अपन हॉरिजॉन्टल करते थे यार, आड़ा, अब कैसा है, खड़ा है। बस देखो, सबसे पहले तो ये कैपिटल, सर कैपिटल, अरे पार्टनर्स फंड। उसके बाद ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के अंदर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों भी आ गया, दिख रहा है क्या? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया इन्होंने। और लास्ट में प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, कॉन्टिजेंसी एंड इंश्योरेंस एंड अदर इफ एनी। सो लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। मेरे साथ साथ बोलो सब लोग, लाइबिलिटी में क्या क्या है बेटा? पार्टनर्स फंड। पार्टनर्स फंड में क्या आएगा? कैपिटल। पार्टनर्स फंड, सारी लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, प्रोविजन, खत्म। पार्टनर्स फंड, सारी लाइबिलिटी, प्रोविजन। पार्टनर्स फंड्स, सारी लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। नहीं तो आज तक आपने क्या देखा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अलग लिखते थे और शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी अलग लिखते थे। यहां देखो सारी एक ही हेडिंग में आ गई, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। ये कौन सी है? लॉन्ग टर्म। और ये कौन सी है? शॉर्ट टर्म। और उसके बाद एसेट की अगर बात करूं तो ये आपकी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कैसे दिखा रहे हैं हम लोग? नेट ऑफ डिप्रिसिएशन। आज तक भी तो वैसे दिखाते थे। सो लेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्यों लिखा है यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिखने के बाद? इनटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइज होती है, जो टेंजिबल असेट है वो डिप्रिसिएट होती है। नेट फिक्स एसेट आ गया। देन आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दोनों टाइप की है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, ये लिया होगा कि दिया होगा रे? असेट साइड में मतलब लिया हुआ लोन नहीं है। लिया हुआ लोन होता तो कहां आता है? लाइबिलिटी में, बरोबर। सॉरी, ये दिया हुआ है। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट। अदर असेट अगर होगी तो स्पेसिफाई कर लो। असेट सही तो सबसे आसान है, सब मिक्सचर कर दिया, फिक्स और करंट असेट। ऊपर फिक्स फिक्स लिख दिया, नीचे करंट लिख दिया। कुछ था इसमें, बट इसमें दो कॉलम दिख रहे हैं कि आपको आखिरी में? दो कॉलम में मतलब कंपेरेटिव बनाना है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। करंट ईयर का पहले कॉलम में लिखना है, बाद में प्रीवियस ईयर। सर कंपेरेटिव क्यों बनाया? अरे फॉर कंपैरिजन, पिछले साल हम कहाँ थे, इस साल हम कहाँ हैं। पिछले साल हमारी कैश बैंक का जो बैलेंस था लास्ट ईयर के एंडिंग में था 10 करोड़, इस बार 2 करोड़ ही बचा। इतना कम कैसे हुआ? ये ला रहे जरा कैश बुक करंट ईयर का, इतनी कैश किसको दिया हमने? यस और नो। तो हमें समझ में आ जाता है। और जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भी कंपैरिजन करते समय समझ में आ जाता है कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है। यस और नो। कंपैरिजन कर रहे हैं, पिछले और करंट ईयर की फिगर मैक्सिमम मैच हो रही है, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑड मन आउट, अचानक से कुछ अलग दिखा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। कुछ अलग दिखा तो इंसान 2 सेकंड के लिए वहां रुक जाता है और देखता है पिछले साल कैश बैंक का बैलेंस इतना था, इस बार इतना है। पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे 50 लाख, इस बार 5 करोड़ है। ला रहे जरा एक्सपेंस की फाइल लेके आ, चेक कर। पिछले साल पीएनएल में एक्सपेंस 50 थे, इस बार 5 करोड़ दिख रहे हैं। लगता है तूने 1 0 ज़्यादा लिख दिया। नहीं सर, पिछले साल राखी सावंत आई थी, इस बार कटरीना को बुलाया। ओके, तो मुझे एक्सप्लेनेशन मिल गया, मेरे मन में शांति आ गई, मुझे जवाब मिल गया ना 50 लाख क्यों था, 5 करोड़ क्यों है, तो मेरे को चैन से नींद आएगी। वरना मुझे क्या लगेगा? लगता है कुछ तो फ्रॉड है या तो एरर है। यस और नो। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फायदा है। ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के दोनों भी कॉलम बना लेना। बट आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, तो आपको 2-2 साल के नहीं बनाने, आपको 1 ही साल का बनाना है, सिर्फ करंट ईयर का। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो आपको दोनों साल के बनाने। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ऊपर जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिया है क्या, देखो तो जरा। हाँ, उसके बारे में डिटेल देनी है। अब देखो कॉन्टिजेंसी 2 टाइप की हो सकती है। एक वो जिसके बारे में हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें देना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में दिखा दो, क्या नाम से? नाम से। और एक वो
जिसके बारे में मैं अंदाज नहीं लगा सकता हूं, प्योर कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में नहीं, उसकी तो अकाउंटिंग ही नहीं होगी। कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है, इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में नोट दिखाना है। सर एग्जांपल दो, कंपनी के खिलाफ एलएलपी के खिलाफ केस चल रही है, केस जीतेंगे हारेंगे पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे केस चल रही है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसका, किस किस ने केस फाइल किया हुआ है, क्या है, ये पहली कंटीजेंट लायबिलिटी, और लिख दिया यहाँ पे ऐसी ऐसी केस चल रही है, सामने वाला ये है, हम ये है, हमारी ये गलती थी, वैसा था, रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, और उसके अंदर में अगर हार गए तो अमाउंट कितना है। फिर दूसरा, कंपनी ने बिल रिसीवेबल भी डिस्काउंट करके रखे हैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कर दिए, अगर सामने वाले पार्टी ने ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो हमें देना पड़ेगा, दूसरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऊपर नहीं दिखाते हैं क्या? नो, ये ऊपर क्या है? ये कॉन्टीजेंसीज है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं है। सर कॉन्टीजेंसी जहां पे आपको लगता है कि आपके ऊपर कंफर्म लायबिलिटी या एक्सपेंस आने वाला है, और जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी उसके अंदर में आपको पता नहीं है कि आप जीतोगे हारोगे, बरोबर है क्या? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है, सब लोग मेरे साथ बोलो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है, कॉन्टीजेंसीज का अकाउंटिंग हो जाएगा, दोनों में फर्क है। कॉन्टीजेंसीज, केस चल रहा है, वकील ने बोल दिया सर आप शायद केस हार जाओगे, चल भैया अब वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं रहा, अब उस कॉन्टीजेंसी के लिए प्रोविजन क्रिएट करो, केस हार जाएंगे तो प्रोविजन क्रिएट करना है, और केस कंफर्म हार गए तो वो उस प्रोविजन को कन्वर्ट कर देना है कंफर्म लायबिलिटी में। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे, पक्का, डन। ये इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ अब या किए बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाओ, अक्रूवल बेसिस पे हम लोगों को बनाना है, डोंट वरी, आपको कैश बेसिस पे बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको कैसे बनाने बोलेंगे? अक्रूवल बेसिस पे। सर मतलब जैसे बचपन से आज तक बनाते आ रहे हो। देखते, इनकम दे दिया है, ग्रॉस टर्नओवर लेस एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। अब देखो इन्होंने अपडेट ही नहीं किया मॉड्यूल को अब तक, अब एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स है तो भी क्या है अब? जीएसटी, बरोबर है ना?